नमस्कार दोस्तों, आजादी के बाद पहली बार किसी महिला को फांसी हो सकती है। राष्ट्रपति किस तरह से फांसी रोक सकते हैं और राष्ट्रपति को कौन आदेश देते हैं फांसी रोकने या ना रोकने की फैसले लेने के लिए, और ब्लैक वारंट क्या होता है। तो आज के ये एजुकेशनल वीडियो में आइए जानते हैं कौन है वो पहली महिला जिसे फांसी होने वाली है और क्यों होने वाली है। दोस्तों, आज़ाद भारत में जिस पहली महिला को फांसी हो सकती है उनका नाम है शबनम आली। शबनम आली उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के अमरोहा से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव बाबनखेड़ी में रहती थी इसीलिए क्योंकि शबनम पिछले 13 साल से जेल में है। शबनम आली सैफी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है। शबनम आली इंग्लिश और जियोग्राफी में डबल MA है, मतलब अच्छी खासी पढ़ी लिखी वेल एडुकेटेड है। शबनम अपने परिवार की एक लौटी लड़की थी और शबनम आली गाँव की ही एक स्कूल में टीचर भी थी और स्टूडेंट्स की फेवरेट टीचर थी। शबनम की परिवार उस इलाके की सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और वेल सेटल परिवार थे, मतलब शबनम के घर के सब पढ़े लिखे और जॉब करने वाले लोग थे। शबनम के पिताजी भी आर्ट टीचर थे तहरपुर इंटरमीडिएट कॉलेज में। शबनम की चाचा यानी अंकल सत्तर अली के मुताबिक शबनम एक आज्ञाकारी लड़की थी, मतलब माँ बाप की बात सुनने और मानने वाली लड़की। शबनम के चाचा ने यह भी कहा कि शबनम ने जो किया वो किसी ने नहीं सोचा था। खैर, अब असली कहानी सुनिए। सबसे पहले दोस्तों ये बता दूं कि ये 2008 यानी 2008 का केस है, मतलब 13 साल पुरानी केस है ये। बाकी आपको पता ही है हमारे जुडिशियल प्रोसेस में कितना लंबा टाइम लेता है, खास करके फांसी के मामले पर। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक लव स्टोरी से और खत्म होती है एक हॉरर सीन के साथ। आपको शॉर्ट में पूरा क्राइम सीन बता देता हूँ, सुनिए। शबनम को अपने ही गाँव के और अपने ही घर के बाहर लकड़ी की ढलाई की इकाई में काम करने वाला 6th फेल यानी 6th फेल लड़के सलीम पठान से प्यार हो गया। उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर शबनम के घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि लड़का अनपढ़ गवार था और मजदूरी करता था और शबनम पढ़ी लिखी डबल पोस्ट ग्रेजुएटेड थी, मतलब दोनों की सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मैच नहीं होता था। अब शबनम को अपने प्यार सलीम ने आइडिया दिया कि देखो तुम्हारे परिवार वाले कबाब में हड्डी बन रहे हैं, एक काम करो अपने परिवार वालों को मार डालो। और शबनम ने उस गधे मूर्ख 6th फेल की बात सुन ली और 14 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने अपने परिवार के सारे मेंबर्स के चाय में डियाजेपम नामक नींद की नशीली दवा मिला के सुला दिया। और फिर सलीम शबनम के घर आया और अब जो आपके स्क्रीन पर लिस्ट आ रहे हैं ये 7 लोग शबनम के फैमिली मेंबर्स थे। शबनम की माँ, बाप, 2 भाई, भाभी, एक 10 महीने का भतीजा, एक मौसी की लड़की। इन सबका हाथ शबनम ने पकड़ा और सलीम ने कुल्हाड़ी से सबका गला काट के निर्मम हत्या की। इसमें 10 महीने का जो बच्चा था उसको गला दबाकर मार डाला गया। अब इस जघन्य अपराध के बाद 4 दिन दोनों पुलिस के हाथ नहीं आए, पर 19 अप्रैल 2008 को दोनों पुलिस के हाथ लग गए और उस समय दोनों का उम्र करीब 20 साल के थे। और तभी ये पता चला कि शबनम बिन शादी के 8 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी, मतलब पेट में सलीम का बच्चा था। और बाद में शबनम ने भी पुलिस के सामने ये खुद कबूल की ये सब उसने अपने बॉयफ्रेंड सलीम के बहकावे में किया। तो सिंपल फॉर्म में क्राइम स्टोरी यही था और ये मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट से बता रहा हूँ। जैसे कि 20 साल की शबनम बिन शादी के 8 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी, तो वही बच्चा दिसंबर 2008 में जेल में ही जन्म ले लिया। और जेल में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा 6 साल 11 महीने तक अपने माँ के साथ जेल में रह सकता है, पर जैसे ही वो 7 साल का हो जाएगा उसको सरकार या कोई उसको पालना चाहे तो उनके अंदर छोड़ दिया जाता है। तो 7 साल होने के बाद शबनम के बेटे को शबनम का एक कॉलेज फ्रेंड उस्मान सैफी और उसकी वाइफ ने शबनम के बेटे को अपने पास रख लिया फोस्टर पेरेंट्स के तौर पर। शबनम का बेटा अभी 12 साल का है। शबनम जेल से ही बेटे को चिट्ठी लिखती रहती है पिछले 5 सालों से। चिट्ठी में सारे बातें लिखती है, अच्छे से पढ़ना लिखना, अच्छा इंसान बनना वगैरह वगैरह, जो एक माँ करती है अपने बच्चे के लिए। अब दोस्तों इस जघन्य घिनौना अपराध के 2 साल 3 महीने बाद 15 जुलाई 2010 को अमरोहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज SAA हुसैनी ने डिफेंस लॉयर अरशद हुसैन जी का अपील फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए इस मांग को रिजेक्ट करते हुए सिर्फ 29 सेकंड, मतलब सिर्फ 29 सेकंड के अंदर फैसला सुनाया कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और शबनम और सलीम को कई हत्याओं के लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए। अब आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि जब कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी का सजा सुनाता है तो तुरंत फांसी नहीं दिया जाता, वो मामला डेफिनेटली हाईकोर्ट जाएगा। तो 3 साल बाद 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये सजा सुना दी कि फांसी होगी, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फांसी का सजा सुना दिया। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि कोई भी हाईकोर्ट ये नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा दिया गया इतनी बड़ी फैसला यानी मौत की सजा बिना जज पड़ताल आगे बढ़े। तो हाईकोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट गया। फिर 2 साल बाद यानी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि फांसी की सजा ठीक है, मतलब लोअर
कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सबने फांसी की सजा सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 10 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक वारंट पर स्टे लगा दिया। अब ब्लैक वारंट क्या है ये हम आगे समझेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी के लिए फांसी को रोक दिया जाए। पहले जो भी मार्सी प्ली है वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं अपराधी। अब सारे मार्सी प्ली इस्तेमाल करने के बाद जब हर जगह से रिजेक्शन मिला, फाइनली जनवरी 2020 में फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे जी ने डेथ सेंटेंस को अप हेल्प कर दिया कि ये डेथ सेंटेंस ठीक है, फांसी की तैयारी की जाए। तो जैसे कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए फांसी रोक दिया था ताकि अपराधी मार्सी प्ली का इस्तेमाल कर सके। तो फांसी रोकने के बाद सबसे पहले शबनम की लॉयर ने आर्टिकल 161 के तहत सितंबर 2015 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर को मार्सी प्ली भेजा था, जो रिजेक्ट कर दिया गया गवर्नर की तरफ से। और फिर आर्टिकल 72 के तहत अगस्त 2016 को उस समय के राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के पास मार्सी अपील डाला। उन्होंने भी उनका मार्सी अपील रिजेक्ट कर दिया, मतलब शबनम का माफीनामा हर तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। पर अब 18 फरवरी 2021 को शबनम का 12 साल का बेटा मोहम्मद ताज ने राष्ट्रपति से मार्सी अपील किया है कि मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट सर आपकी अपील पर अपनी मोहर लगाएंगे? ये तो उनकी मर्जी है। वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। अब दोस्तों थोड़ा बता दूं मार्सी प्ली क्या होता है। फांसी या कोई भी सजा होने के बाद अपराधी के पास कुछ लिमिटेड लाइफलाइन का ऑप्शन होती है, जैसे बिग बॉस में होता है, ठीक वैसे ही, मतलब प्ली और पिटीशन वगैरह। अगर उसके अंदर गवर्नर या राष्ट्रपति किसी ने सजा माफ कर दिया तो ठीक, वरना फांसी या जो भी सजा होगा वो पक्का है। और शबनम की वो सारी रिक्वेस्ट और गुहार करने की प्ली यानी दलीलें खत्म हो चुकी है। हर दलील पर शबनम को हर तरफ से रिजेक्शन मिला। दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 72 देश के राष्ट्रपति को पावर देता है कि दोषी या गुनाहगार को माफ कर सकते हैं, लेकिन ये माफी होगी या नहीं होगी ये 101% होम मिनिस्ट्री तय करते हैं। मतलब होम मिनिस्ट्री ये तय करते हैं कि माफी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, राष्ट्रपति बस उस पर साइन करते हैं। तो भेजा जरूर जाता है राष्ट्रपति के पास, लेकिन उसका डिसीजन होम मिनिस्ट्री लेते हैं। तो अब से जब भी मैं राष्ट्रपति बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि उसके पीछे होम मिनिस्ट्री का डिसीजन है। तो अब ये माफी 5 तरीके की होती है। सबसे पहला है माफ करना यानी पर्दन। देखिए ये सबसे पावरफुल चीज है। जब कभी भी राष्ट्रपति कितना भी बड़ा अपराधी या कितना भी छोटा अपराधी को होम मिनिस्ट्री के सलाह पर पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है, उसे कहते हैं पर्दन यानी माफ कर देना। इसके बाद वो अपराधी यानी दोषी पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है, आम आदमी की तरह, जैसे आप और मैं। ये पर्दन इतना पावरफुल होता है कि अगर किसी इंसान के खिलाफ अभी मुकदमा चल रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों न चल रहा हो, उस मुकदमे के दौरान ही राष्ट्रपति कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को माफ कर दे, तो वो व्यक्ति कम्प्लीटली माफ हो जाएगा पर्दन के तहत, मतलब कम्प्लीटली साफ सुथरा हो जाएगा। इतना पावर है इस पर्दन में। अब दूसरा है लघुकरण यानी कम्यूटेशन। इसमें सजा का जो नेचर होता है वो बस बदल जाता है, लेकिन टाइमिंग चेंज नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए किसी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाया गया। कठोर कारावास का मतलब आपसे कठोर काम करवाया जाएगा जेल के अंदर, और अगर वो काम आप कर नहीं पाओगे तो आपको जेल के अंदर पनिशमेंट भी दिया जाएगा कठोर तरीके से। तो अगर किसी को 20 साल का कठोर कारावास का सजा है और अगर उस अपराधी का लॉयर ने राष्ट्रपति को मार्सी अपील किया और अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि इसे माफ करने के लायक नहीं है, बट इस इंसान का कुछ ऐसा अच्छा ही है या फिर ऐसा अच्छा काम किया है इसने पास्ट में, वो सब देख के इसको कम्यूटेशन का ऑर्डर देंगे, तब उसका 20 साल का सजा 20 साल का ही रहेगा, बस उसका नेचर बदल जाएगा। मतलब अब वो कठोर कारावास से साधारण कारावास में आ जाएगा। अब उसको जेल में इतना कोई कठोर काम नहीं करवाया जाएगा, मतलब उसका नेचर बदल गया। टाइमिंग वही है, 20 साल ही है, बस उसका नेचर बदल गया, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेशन, मतलब लघुकरण। अब तीसरा है परिहार यानी रेमिशन। इसमें क्या होता है कि ये ठीक कम्यूटेशन का उल्टा है। इसमें सजा का नेचर नहीं, टाइम चेंज किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 20 साल का कठोर कारावास है, तो अगर प्रेसिडेंट मान जाए तो 20 साल की जगह 10 साल कर दिया जाएगा और नेचर वही के वही कठोर ही रहेगा, इसमें कोई साधारण नहीं होगा। मतलब 20 साल के कठोर कारावास को अब 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा अगर रेमिशन के अंदर आता है तो। अब चौथा है विराम यानी रेस्पाइट। विराम मतलब रोक लगा देना। अब ये विराम कब लगाया जाता है? जब जेल में किसी कैदी का हेल्थ खराब हो गया हो
या कोई महिला प्रेग्नेंट हो गया हो, जैसे शबनम प्रेग्नेंट थी 8 हफ्ते की जेल जाने से पहले, तब उस कैदी की सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फ्री कर दिया जाता है, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए बेल दे दिया जाता है। या फिर अपराधी अगर शातिर और खतरनाक है तो जेल में ही अलग से मेडिकल स्पेस होती है, वहाँ ट्रीटमेंट और देखभाल किया जाता है आम आदमी की तरह से। ये कैदी के अपराध और उसके नेचर पे डिपेंड करता है, जेल में ही रहेगा या उसको बाहर फ्री कर दिया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। अब किसी आतंकवादी या जिसको फांसी का सजा हुई हो उसको थोड़ी बाहर जाने दिया जाएगा। इसी विराम प्रोसेस में ही शबनम का बेटा पैदा हुआ था जेल के अंदर। तो हेल्थ रिलेटेड इशू पर विराम यानी रेस्पाइट अपील होता है। अब पांचवा है प्रविलंबन यानी रिप्राइव। अब ये प्रविलंबन स्पेशली फांसी के लिए ही होती है। जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुनाता है उसको टेम्पररी कुछ समय के लिए रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा के राष्ट्रपति प्रविलंबन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 10 मार्च को XYZ को फांसी दे दिया जाएगा। अब अपराधी के लॉयर को लगेगा कि 10 दिन के टाइम है, 10 दिन के भीतर राष्ट्रपति के पास मार्सी अपील कर देता है, पर पता चला कि राष्ट्रपति देश में नहीं है, वो विदेश दौरान पर है और वो 10 मार्च के बाद ही आएंगे। तब ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति रेस्ट्राइव यानी प्रविलंबन का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि अभी फिलहाल के लिए एक काम करो, मेरे भारत वापस आने तक इसकी फांसी को रोक लगा दो, मैं वापस आके इसके फाइल देख के फिर मैं कहूंगा इसको माफ किया जाना चाहिए या नहीं। अभी फिलहाल ठीक इसी प्रविलंबन के तहत ही शबनम की फांसी को रोका गया है। अभी भारत में किसी को डेट नहीं पता कि कब होगी फांसी, क्योंकि उसके फाइल के ऊपर अभी प्रविलंबन लगा हुआ है किसी ना किसी वजह से। तो ये सारे 5 तरीके के पावर राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत मिलता है किसी अपराधी को माफ करने के लिए या माफ नहीं करने के लिए। अब दोस्तों किसी भी स्टेट का जो राज्यपाल यानी गवर्नर जो होते हैं उनको भी ये सारे पावर मिलता है, लेकिन ये आर्टिकल 161 के तहत मिलता है। पर यहाँ कुछ अंतर है, जैसे राष्ट्रपति A to Z हर सजा को माफ कर सकते हैं, पर राज्यपाल फांसी की सजा और सेना की कोर्ट मार्शल का सजा माफ नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। यही अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति के पावर में। तो दोस्तों अब सुनिए ब्लैक वारंट क्या होता है। सबसे पहले ये बता दूं कि वारंट क्या होता है। वारंट का मतलब है अधिकार पत्र, मतलब ऑथराइजेशन लेटर। तो वारंट कई टाइप का होता है, उसमें से एक वारंट आप सब जानते हैं जो है अरेस्ट वारंट। खैर फिलहाल हम समझेंगे ब्लैक वारंट क्या है। देखिए, जब किसी इंसान को डेथ पनिशमेंट या फांसी का सजा दे दिया जाता है तब ब्लैक वारंट जारी किया जाता है और इसी वारंट को डेथ वारंट और फॉर्म नंबर 42 भी कहा जाता है। और अभी आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है यही है ब्लैक वारंट, मतलब इसे फॉर्म नंबर 42 भी कहा जाता है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है। और ये ब्लैक वारंट तुरंत जारी नहीं किया जाता, जैसे कि पहले ही कहा मैंने कि फांसी का सजा सुनाई गई अपराधी के पास कुछ लिमिटेड प्ली का ऑप्शन होता है। जब वो सारे ऑप्शन खत्म हो जाता है उसके बाद ये ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। जैसे अभी शबनम का सारे मार्सी प्ली का ऑप्शन खत्म हो चुका है, तो अभी शबनम का ब्लैक वारंट कभी भी जारी हो सकता है। और ये ब्लैक वारंट जिस जेल में शबनम को फांसी दिया जाएगा उस जेल के प्रशासन कोर्ट से मांग करता है और इसी ब्लैक वारंट में ही सब कुछ लिखा होता है, जैसे फांसी का टाइम, फांसी की तारीख, कौन सी जगह पर होगा, मतलब कौन सी जेल में होगा, वो सारे डिटेल इसी में ही लिखा होता है। और इसी में ही लिखा होता है, देखिए कि टू बी हैंग्ड बाय द नेक अंटिल डेथ। पर आजाद भारत में पहली बार ही के जगह सी होने वाली है और फांसी के बाद ये ब्लैक वारंट का फॉर्म कोर्ट में फिर से सबमिट करना पड़ता है, बस इसमें कुछ साइन हो जाएगा। दोस्तों निर्भया के 4 बलात्कारियों को जिस जल्लाद ने फांसी दिया था वही जल्लाद शबनम को भी फांसी देंगे और उनका नाम है पवन जल्लाद। दोस्तों आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी हो सकती है, तो पूरे भारत में महिला की फांसी घर उत्तर प्रदेश मथुरा जेल में ही है और अंग्रेजों ने 1870 में इस फांसी घर को बनाया था। लेकिन 1947 यानी भारत आज़ाद होने के बाद से अब तक किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई इस फांसी घर में। तो जाहिर सी बात है फांसी घर का हालत अभी ठीक नहीं होगा। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो मथुरा जेल की फांसी घर का ही फुटेज है। आप फुटेज देखकर ही हालत का अंदाजा लगा सकते हो। और बता दूं पवन जल्लाद ने भी फांसी घर का 2 बार मुआयना कर चुका है, सुनिए खुद उनके जुबानी। मैं गया था उधर देखने के लिए भी, मैं सर थोड़ा बहुत खराबी थी। मैं सर को मैं सुपरिटेंडेंट को बोला कि इसको ओके करा दीजिए, जैसे ओके करा देंगे और मैं चेक कर लूँगा आके बाद में। आपने क्या देखा था? वो तख्ते वक्ते में सही थे, थोड़े से जो तख्ते जर्जर थे थोड़े से, सारे मैंने इनको सही करते ना, बाकी सब ओके। तो दोस्तों जिस तरह से फांसी देने की तैयारी की जा रही है उससे हमें हिंट मिलता है कि ब्लैक वारंट यानी डेथ वारंट बहुत जल्द और कभी भी जारी हो सकता है। बस अभी हमें फांसी की तारीख पता चलना बाकी है। फिलहाल 28 फरवरी 2021 ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने तक फांसी का कोई तारीख तय नहीं हुआ है।
और अभी फिलहाल पूरे देश का नज़र इस फांसी पर है, क्योंकि आज़ाद भारत में शबनम पहली महिला होगी जिनको फांसी होगी। दोस्तों मुझे यहाँ कोई अपनी राय नहीं देना चाहिए, फिर भी छोटा मुंह बड़ी बात। सलीम और शबनम को अगर इतना ही प्यार था, साला जिस प्यार ने 7 लोगों का खून करने का इतनी गंदी हैवानियत वाली दिमाग और हिम्मत दिया, वो भी अपने ही माँ बाप का, तो क्या वो दोनों चुपके से घर से भाग नहीं सकते थे और जाके कहीं शादी कर लेते? खून करने के सामने भाग जाना कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों मुझे लगता है इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल आर्टिकल्स पढ़ना हो तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली और एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।